नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पहली बार प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया है। योगी आदित्यनाथ को भी लेटर लिखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले को लेकर दोस्तों बड़ा बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर क्यों बोले ओवैसी, कहा भाजपा चाहती है मुसलमान हथियार उठाए, आखिर क्या है ये मामला, क्यों ओवैसी ने कही है ये बात, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर मुख्तार अंसारी के बेटे के साथ आजम खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। दोस्तों क्या बातचीत हुई है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लिखे गए लेटर से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक लेटर लिखा गया है। इस लेटर के अंदर मोदी सरकार को और योगी सरकार को दोस्तों कुछ सुझाव दिए गए हैं। आपको बताते चले कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कोड को लागू न करने की अपील की गई है। साथ ही ये लिखा है कि सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव मोइन अहमद खान ने चिट्ठी में लिखा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो मुस्लिम समुदाय में निकाह और तलाक के मामले प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का काम होता है कि सर्वसहमति से किसी नियम को लागू करना, न कि धार्मिक उन्माद फैलाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चल रही बहस संवैधानिक सम्मत नहीं है। उन्होंने चिट्ठी में आगे लिखते हुए कहा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो मुस्लिम समुदाय में निकाह और तलाक के मामले प्रभावित होंगे। और इस मामले को लेकर उन्होंने अपनी आगे राय देते हुए कहा कि देश के सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार शादी और विवाह के संवैधानिक अनुमति है और इसीलिए इस कानून को लाने से बचना चाहिए। आपको बताते चले कि मुस्लिम समुदाय के कई और नेता ने इस मामले को लेकर बयान दिया है। दोस्तों इस चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा की बात को याद दिलाते हुए कहा गया कि राज्य या केंद्र सरकार इस कानून को लागू करने से पहले धार्मिक समुदाय से बात करेगी और धार्मिक गुरुओं से बात की जाएगी। इस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, जिसको याद दिलाते हुए इस चिट्ठी के अंदर ये बात कही गई है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि भाजपा चाहती है मुसलमान हथियार उठा ले, मोदी सरकार ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बयान सामने आया। दोस्तों आपको बताते चले कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए जो बात कही है, उसके बाद बीजेपी के लोग इस पर भड़क गए। दोस्तों आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध घोषित कर रखा है और इसी बीच उनके इस बयान को लेकर कई सारे न्यूज चैनल वाले माहौल खराब करने वाला बता रहे हैं। आपको बता दें कि ओवैसी ने आगे कहा कि हमारे देश में भाजपा ने जो माहौल खराब कर रखा है वो धैर्य और साहस से ही लड़ा जाएगा, संविधान के अनुसार ही लड़ा जाएगा। उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो भाजपा चाहती है उससे हमें धैर्य और साहस के साथ लड़ना होगा, संवैधानिक तरीके से संविधान के अंदर रहते हुए उत्पीड़न से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो मुस्लिमों के खिलाफ बयान न देता हो, सभी की एक ही मंशा दिखाई पड़ती है। इसी के साथ में उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों का बहिष्कार करने, उनके दुकानों से खरीदी न करने का तमाम आह्वान किए जाते हैं। यहाँ तक कि हरियाणा के अंदर खुले तौर पर गौ रक्षा के नाम पर लोगों को धमकाया जा रहा है, बंदूकें लेकर पूरे गांव के अंदर डर का माहौल बनाया जा रहा है। इस तरीके के कई मामले सामने आते हैं, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आवाज बुलंद करते हुए दोस्तों एक बार फिर से भाजपा को अपने निशाने पर लिया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि एक और ओवैसी मुस्लिमों की आवाज को लेकर हमेशा सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ी अपडेट है वो ये कि अखिलेश यादव ने बीते दिन इफ्तार को लेकर एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि इफ्तार में शामिल हुआ समुदाय के सभी लोगों से बातचीत भी हुई, उनसे अच्छी बातचीत भी रही। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने जैसे ही ये तस्वीर साझा की, उसके बाद कई सारे लोगों ने आकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कई लोगों ने कहा कि केवल इफ्तार में ही दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद जब मुस्लिमों को लेकर उनके पक्ष में आवाज उठाने का मामला सामने आता है तो एक शब्द नहीं बोलते। और इसको लेकर दोस्तों कई लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर केरल के अंदर एक नई तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है। बड़ा कारण दोस्तों ये है कि केरल कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता पीसी जॉर्ज ने एक ऐसा बयान दिया है जो अब केरल के अंदर एक आम तरीके का बयान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि केरल हमेशा लिटरेट स्टेट के तौर पर जाना जाता है और देश भर के अंदर सबसे ज्यादा लिटरेसी को लेकर जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता पीसी जॉर्ज ने मुस्लिमों को लेकर एक विवादित बयान देते हुए कह दिया कि उनके रेस्तरां के अंदर जो खाना दिया जाता है उसमें मिलावट की जाती है, नपुंसक बनाने की दवाइयां मिलाई जाती है। इस तरीके की बातें कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता पीसी जॉर्ज दोस्तों। और केरल के अंदर हाल फिलहाल के अंदर काफी सारे बयान ऐसे देखने को मिले हैं जो इस्लामोफोबिया को बढ़ाते दिखाई देते हैं और कहीं न कहीं इसी दौर में ये भी एक बयान सामने आया है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो रह चुके हैं वो भी बीजेपी की भाषाएं बोल रहे हैं दोस्तों। और इसी बीच आपको पता होगा कि इससे पहले भी कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने केरल के अंदर इसी तरीके के बेतुके बयान दिए थे। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर मुख्तार अंसारी के बेटे के साथ आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। प्रशासन ने मांगा समय। आपको बता दें
कि ईद से पहले अब भारतीय सुहेल देव पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान से जेल में मिलने का समय मांगा है। उनके साथ मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ के विधायक अब्बास अंसारी भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी से आजम खान की कथित नाराजगी के मामले को लेकर दोस्तों ये महत्वपूर्ण बैठक है। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए देश के पूर्व ब्यूरोक्रेट की तरफ से एक लेटर लिखा गया था और नरेंद्र मोदी से पूछा गया था कि क्या यही है आपका सबका साथ और सबका विकास। देश के अंदर बढ़ रही हिंसा वाली मानसिकता के मामले को लेकर उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था। दोस्तों इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तरीके से इसका काउंटर करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को लेकर 8 पूर्व जजों समेत 197 हस्तियों ने समर्थन देने की बात कही और एक लेटर लिखा है, यानी लेटर का जवाब लेटर से दिया जा रहा है। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि इससे पहले नजीब जंग के नेतृत्व में तकरीबन 150 से ज्यादा पूर्व ब्यूरोक्रेट की तरफ से देश के खराब हो रहे हालात को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद दोस्तों अब ये जवाब दिया गया है बीजेपी समर्थित ब्यूरोक्रेट की तरफ से। यानी आप समझ सकते हैं कि लेटर का जवाब लेटर से दिया जा रहा है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर Xiaomi इंडिया पर ईडी ने की है बड़ी कार्रवाई। 5,551 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 5,551 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। ये कार्रवाई 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत किया गया है। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन एक बात तय है कि देश के अंदर जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसके बाद एक और तो भारत को नुकसान भी हो सकता है और कुछ फायदे भी हो सकते हैं। दोस्तों नुकसान हो सकता है कि भारत की छवि थोड़ी खराब हो जाएगी कि इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार इस तरीके की कार्रवाई करती है, और दूसरी ओर ये अच्छी बात होगी कि अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है तो उसको पकड़ा जाएगा। साथ साथ आपको बता दें कि त्रिपुरा के अंदर संगठनों ने जोरदार विरोध करते हुए कहा कि हम अपने राज्य के अंदर हिंदी नहीं थोपने देंगे। त्रिपुरा के अंदर 56 सामाजिक संगठनों की तरफ से जबरदस्त विरोध करते हुए कहा गया कि 10वीं क्लास तक अनिवार्य तौर पर हिंदी पढ़ाए जाने का जो ऐलान किया गया है, हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि त्रिपुरा के अंदर बंगाली भाषा और त्रिपुरी भाषा काफी ज्यादा चर्चित है, पॉपुलर है जनता के बीच में, और ऐसे में हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगाते हुए इन संगठनों ने आगे भी विरोध करने को लेकर कुछ ऐलान किए हैं। दोस्तों रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहाँ पर अगले हफ्ते गुजरात विधानसभा होने वाली है भंग, बीच में होंगे चुनाव। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए सियासत गरमा दी है। गुजरात में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जहां पर तेज होती दिखाई दे रही थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद ये सरगर्मियां और ज्यादा परवान चढ़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगले हफ्ते गुजरात विधानसभा को भंग करके गुजरात में चुनाव का ऐलान करने जा रही है। आम आदमी पार्टी का इतना डर है, केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए ऐसे समय में ये बात कही है जब वह आज यानी 1 मई को गुजरात का दौरा करने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में गुजरात बीजेपी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के कानून मंत्री समेत कई और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। क्या भाजपा अगले हफ्ते विधानसभा भंग करके चुनाव कराने जा रही है? आम आदमी पार्टी का इतना डर है, इस तरीके से केजरीवाल ने निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक छोटू बसावा 1 मई को गुजरात के भरूच जिले के वलिया के निकट एक आदिवासी रैली को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे, और इस दौरान गुजरात में होने वाले भावी चुनाव को लेकर तैयारियां अपने परवान पर है। एक और अपडेट की माने तो Xiaomi पर ईडी के एक्शन के मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। टीएमसी के सांसद बोली, कहा इसी कंपनी ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए दिए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से की जा रही कार्रवाई के मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी जोरदार निशाना साधा है। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। आपको बता दें उन्होंने कहा कि Xiaomi वही कंपनी है जिसने कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। आज उसी कंपनी के खिलाफ इस सरकार ने कार्रवाई की है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि ईडी ने विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन पर चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi से 5500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसी Xiaomi ने कोविड महामारी के दौरान अपारदर्शी तरीके से प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए दान किए थे। और अगर दोस्तों देखें तो एक तरीके से उन्होंने सवाल भी खड़े कर दिए हैं, और कहीं न कहीं इशारों में कई सारे सांठ गांठ को लेकर भी तंज कसा है। एक और अपडेट की माने तो सरकार गिराने की साजिश रच रही थी। हनुमान चालीसा विवाद के मामले को लेकर राणा दंपत्ति की बेल के खिलाफ बोले सरकारी वकील, यानी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अपने एक के बाद एक बड़े वकील उतार दिए गए ताकि इस मामले में यानी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति की गिरफ्तारी के मामले में जमानत न मिल सके। दोस्तों और कोर्ट ने भी इस मामले को कई दिनों के लिए टाल दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने के बाद कानून व्यवस्था खराब करने और राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार राणा दंपत्ति को अभी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कई दिनों तक मामले को अभी टाल दिया है, यानी इस मामले पर सुनवाई जो होगी वो जल्द होगी, लेकिन कब होगी इसको लेकर अपडेट नहीं है। वहीं पर दोस्तों
राजस्थान के मंत्री धारीवाल ने राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बयान को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह लगभग 100% सत्य है। मंत्री शांति धारीवाल ने दावा किया है कि कांग्रेस आलाकमान, विधायक और जनता यही चाहती है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे। राजस्थान में पंजाब जैसे हालात नहीं है। एक और अपडेट की माने तो पटियाला हिंसा मामले को लेकर 25 लोगों के खिलाफ 6 FIR दर्ज किए गए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। IG बोले, कहा बरजिंदर परवाना मास्टरमाइंड है, पूरी साजिश रच हिंसा की गई। दोस्तों, पटियाला हिंसा मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पटियाला रेंज के IG मुखविंदर सिंह छीना ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 6 FIR की है, जिनमें 25 लोगों को नामजद किया गया है। इसमें हरीश सिंगला, कुलदीप सिंह, दलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना को बताया है। परवाना के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसके खिलाफ 4 केस पहले से दर्ज है। वह अरेस्ट भी हुआ और फिर उसको जमानत मिल गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। दोस्तों, एक और अपडेट की माने तो अगर कोई हिंदी नहीं बोलता तो देश में उसे रहने का अधिकार नहीं, उसे किसी और देश चले जाना चाहिए। ये बयान किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने दिया है। दोस्तों, यानी इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की भाषा बोल रहा है। मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति, और कहीं ना कहीं साउथ इंडिया या फिर देश के कई अन्य राज्यों के अंदर भाषा एक इमोशन है, और ऐसे में इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं उन राज्यों के अंदर गलत संकेत दे जाता है। और ऐसे में दोस्तों, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, खासकर मंत्रियों के खिलाफ जो इस तरीके की बयानबाजी करते हुए कहते हैं कि जिसको हिंदी नहीं आता उन्हें देश छोड़ देना चाहिए, उनको देश से बाहर चले जाना चाहिए। यानी इस तरीके के विवादित बयान कोई और नहीं बल्कि मंत्री दे रहा है। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं पर दोस्तों, भारत दौरे पर बुलडोजर के साथ फोटो खिंचवाने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बुरी तरीके से फंस गए हैं। अपनी पार्टी के सांसद के साथ साथ विपक्षी पार्टी के सांसदों ने भी सवाल खड़ा किया है। विपक्षी पार्टी के सांसद नाडिया हुट्टोम की तरफ से सवाल उठाते हुए कहा गया कि जॉनसन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले को लेकर क्या कोई सवाल पूछा, क्या उनसे कोई सवाल जवाब हुए। इस तरीके की तस्वीर को लेकर दोस्तों विपक्ष भी निशाना साध रहा है। वहीं पर एक और अपडेट की माने तो उद्धव ठाकरे बोले, कहा बाला साहब की तरह कपड़े पहनकर उनके जैसा समझने लगे हैं राज ठाकरे। वो बीजेपी के डी टीम की तरह काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मनसे के प्रमुख राज ठाकरे पर सीधा हमला बोला। राज ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे के जैसे कपड़ा पहनकर राज ठाकरे खुद को उनके जैसा समझने लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज ठाकरे बीजेपी की बी टीम नहीं, सी टीम नहीं बल्कि डी टीम है। उन्होंने शुक्रवार को देर शाम सांसदों की एक बैठक बुलाई थी, जिस दौरान ये बातें कही है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई को गांधी जी को पढ़कर ये भ्रम होता था कि वो गांधी जी की तरह बोल सकता है। इसी तरह राज ठाकरे को भी यह लगने लगा है कि बाला साहब ठाकरे की तरह है। भारतीय जनता पार्टी और मनसे का हिंदुत्व फर्जी है। सीएम ने आगे कहा कि शिवसेना ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया था। मनसे उस वक्त क्या कर रही थी। बाबरी मस्जिद मामले में राज ठाकरे कहाँ थे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हिंदुत्व फर्जीवाड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को नव हिंदू बताते हुए कहा कि हमें बीजेपी और मनसे से आक्रामकता तरीके से मुकाबला करना पड़ेगा। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को कोविड से उबरने में लग सकता है 12 साल। RBI के रिपोर्ट में इस तरीके का खुलासा किया गया है। अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के नुकसान से उबरने में 12 साल का समय लग सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त पर शुक्रवार को जारी अपने रिपोर्ट में ये संभावनाएं व्यक्त की है। RBI ने कहा कि महामारी एक भयंकर समय है और महामारी के चलते हुए संरचनात्मक परिवर्तन विकास की दिशा में बदल सकते हैं। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो जजों की नियुक्ति के मामले को लेकर समय सीमा तय हो। कानून मंत्री के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बातें कही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अदालत परिसर में सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हुई है। क्षेत्रीय भाषाओं में अदालत की कार्रवाई के सिलसिले में कुछ हाईकोर्ट में हिंदी को लागू किया गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेज प्रताप यादव के पत्रकारों को नोटिस दिए जाने के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि पत्रकारों और तेज प्रताप यादव का व्यक्तिगत मामला है। जो गलत हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिसने गलत नहीं किया उसको नोटिस से डरने का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ में दोस्तों कर्नाटका के अंदर निरस्त हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा पर विवाद जारी है। नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया बोले गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के इस्तीफे की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके का मामला कर्नाटका में सामने आया था, 2 भाजपाई भी गिरफ्तार हो गए थे मामले में गड़बड़ी करने को लेकर दोस्तों। और ऐसे में पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में ये पूरा घोटाले का मामला सामने आया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने भी ये ठान लिया है कि इस मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से जोरदार जवाब देंगे। दोस्तों एक और अपडेट की माने तो प्रशांत किशोर अभी भी हमारे साथ। कांग्रेस के साथ पीके की बातचीत फेल रहने पर बोली ममता बनर्जी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जहां पर मोदी जी बिजली संकट के लिए किसे दोष देंगे,
जवाहरलाल नेहरू को, राज्य सरकारों को या फिर जनता को राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि नाकामी को लेकर मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे क्या, या फिर राज्य सरकार को या जनता को ही उत्तरदायी बता देंगे। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होगा अगर प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं, क्योंकि वो अमूमन ऐसा करते आए हैं। जब भी उनकी सरकार फेल होती आई है तो जनता पर ही ठीकरा फोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर विपक्षी नेताओं पर ही ठीकरा फोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। पिछले 8 सालों से सरकार चला रही है, इसके बावजूद दूसरे पार्टियों पर निशाना साध रही, दूसरे पार्टी पर ही जिम्मेदारी ठोक दे रही है। एक और अपडेट की माने तो गुजरात पोर्ट पर लगातार मिल रहे ड्रग्स के बड़ी बड़ी खेपों को लेकर मोदी सरकार और शाह के मौन पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या गुजरात ड्रग्स का एपिक सेंटर बन गया है। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है। दोस्तों, राजस्व खुफिया निदेशालय ने संयुक्त अभियान में 450 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जाने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुजरात के बंदरगाहों पर आए दिन ड्रग्स की खेप बरामद की जा रही है। ये चिंता का विषय है और युवाओं को नशे में धकेलने के कारोबार पर भी रोक लगना चाहिए। सरकार को उचित कदम उठाए जाने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय को भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार और गुजरात की पटेल सरकार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, एक और अपडेट की माने तो IDBI बैंक का निजीकरण करने की प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि IDBI बैंक में बेचे जाने वाली हिस्सेदारी की मात्रा प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल IDBI बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इस वक्त सरकार के पास 45.48% के आसपास हिस्सेदारी है, जबकि LIC के पास 49% की हिस्सेदारी है, जिसे सरकार बेचना चाहती है, जिसे डिस इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जा रहा है। एक और अपडेट की माने तो जिग्नेश मेवाड़ी को जमानत मिलने के मामले को लेकर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस ने हिरासत में रखने को लेकर गढ़ा ये छेड़छाड़ का झूठा मामला। दोस्तों, जिग्नेश मेवाड़ी को जब हिरासत से छोड़ दिया गया था तो एक बार फिर से उनको गिरफ्तार किया गया और कारण ये बताया गया कि उन्होंने पुलिस के साथ बदसलूकी की है और इस मामले को लेकर तकरीबन 6 से 7 दिन और जेल में रखा गया। और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा है तो कोर्ट ने इस मामले को लेकर कड़ी आलोचना भी की है और यह तक कह दिया है कि क्या सरकार वेलफेयर स्टेट से अब पुलिस स्टेट बनने जा रही है, क्योंकि पुलिस सर्वोसर्वा दिखाई पड़ती है। एक और अपडेट की माने तो अयोध्या के परमहंसाचार्य का ऐलान, कहा 5 मई को ताजमहल में करेंगे शिव की प्राण प्रतिष्ठा और कहा कि देश को 5 मई तक हिंदू राष्ट्र घोषित करे नरेंद्र मोदी सरकार। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो राणा दंपत्ति के जमानत अर्जी पर सोमवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है। वकील बोले कि इसमें तड़का लगाने के लिए राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, यानी IPC की धारा 124A का इस्तेमाल केवल इसीलिए किया गया है ताकि इस केस में थोड़ा हाई प्रोफाइल केस बनाकर इसे पेश किया जा सके कोर्ट के सामने और कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीरता से संज्ञान ले। लेकिन दोस्तों, इस मामले को लेकर जो वकील है राणा दंपत्ति की तरफ से, उन्होंने कहा है कि केवल और केवल इस मामले को तूल देने के लिए और मामले में थोड़ा मसाला डालने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही है। देशद्रोह के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं पर बीजेपी को नहीं हरा सकता थर्ड फ्रंट, ममता को लेकर भी प्रशांत किशोर की तरफ से बयान सामने आया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने का काम तीसरे मोर्चे से नहीं हो पाएगा। जो भी पार्टी नरेंद्र मोदी को हराना चाहती है उसे खुद को दूसरे विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। उनका कहना है कि कांग्रेस अभी ऐसा करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि गांधी परिवार की देखरेख में चल रही पार्टी देश का दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सारे देश के हर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का अपना एक ढांचा है, एक संगठन है। इसमें कोई भी इस बात को मना नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है। देश भर के अंदर केवल अपने संगठन को और मजबूत करके कुछ स्ट्रक्चरल चेंज जो सुझा रहे हैं प्रशांत किशोर, अगर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए और अकेले दम पर चुनाव जीतने की भी स्थिति में आ सकती है। उन्होंने ये दावा भी किया है। साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आजकल उत्तर प्रदेश के कई सारे अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं दोस्तों, और ऐसे में कैमरामैन उनके साथ में घूमता रहता है। तो लोगों ने सवाल पूछा है कि जब आप छापेमारी करने जाते हैं तो आपका जो कैमरामैन है वो छुपता कैसे है, क्योंकि वीडियो तो हर जगह से सामने आ रही है। तो उसका सीधा मतलब ये है कि पूरी तरीके से एक प्रायोजित ड्रामा किया जा रहा है, जिसमें मंत्री जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही लोग अलर्ट हो जा रहे होंगे क्योंकि कैमरामैन उनके साथ में है, पूरा का पूरा सुरक्षा का प्रबंध उनके साथ में है। तो कैसे छापेमारी कर रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अंदर तिरंगा शाखाएं शुरू करने जा रही है आम आदमी पार्टी। मजबूत तरीके से चुनाव लड़ने को लेकर, यानी नगर निगम के चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उसको लेकर ये तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने शनिवार को नगर निगम चुनाव और भाजपा की बुलडोजर राजनीति को लेकर मीडिया को संबोधित किया। गोमती नगर स्थित प्रदेश कार्यालय में संजय सिंह ने इस अवसर पर घोषणा की है कि पार्टी पूरे प्रदेश भर के अंदर 10,000 तिरंगा शाखाएं प्रमुख बनाकर
शाखाएं शुरू करने जा रही है। हर 6 महीने में इन शाखाओं का गठन किया जाएगा। 1 जुलाई से तिरंगा शाखाएं प्रमुख रूप से राज्य के कई महत्वपूर्ण हिस्से में चलने वाली है। यानी दोस्तों, जिस तरीके से RSS एक शाखा लगाती है, उसी तरीके से उसी मॉडल पर तिरंगा शाखाएं भी लगी जाएंगी। इस तरीके से जानकारी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की RJD कार्यकर्ताओं को नसीहत, कहा सिर्फ चुनाव के टाइम में एक्टिव होने से काम नहीं होगा, 24 घंटे 7 दिन पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा, सदस्यता अभियान को और ताकत दीजिए, जनता के बीच में पार्टी की रीच को और बढ़ाइए। साथ साथ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और भगवत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के मामले को लेकर पंजाब पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। एक पत्रकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर मामला दर्ज कराया है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।